मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहले आता है सबसे पहला कि रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्वों के प्रकार हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्वों को 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आता है दूसरा प्रोटीन, 3 नंबर में वसा, 4 नंबर जल, 5 नंबर खनिज लवण और 6 नंबर में आता है विटामिन्स। ये 6 प्रकार के पोषक तत्वों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं। इनमें जितना भी है 6 भाग, इसमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी जल व खनिज में कार्बन नहीं पाया जाता है, यानी अकार्बनिक होता है, शेष कार्बनिक होता है। इसके आगे बोला है कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स वसा से ऊर्जा की प्राप्ति होगी और इसके अलावा किसी से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। यानी प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है, जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, खनिज पदार्थ से ऊर्जा नहीं मिलती है और विटामिन से भी ऊर्जा नहीं मिलती है। केवल कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा और वसा से मिलेगा। ये ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे आता है शरीर की मरम्मत व निर्माण करने वाला पदार्थ प्रोटीन है। शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करने वाला पदार्थ शरीर का निर्माण करेगा और उसकी मरम्मत करेगा। कोई भी कोशिका टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको अच्छा करने का काम प्रोटीन करता है। विटामिन एवं खनिज तत्व रोगों से सुरक्षा यानी बचाव करने वाला पदार्थ है। जो विटामिन और खनिज होता है वो रोगों से सुरक्षा करता है और बचाव करने वाला पदार्थ होता है। यानी विटामिन और खनिज रोग से लड़ने के लिए मदद करेगा। प्रोटीन होता है वह शरीर की मरम्मत करने में मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा उत्पादन में कार्य करेगा। आगे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो सबसे पहला है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसका अनुपात होता है 1:2:1, 1:2:1। यानी कार्बन 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु व ऑक्सीजन के 1 अणु रहेगा। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% की पूर्ति करते हैं। यानी जितने भी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें से 50 से 75% ऊर्जा इसी से मिलता है। इसके प्रमुख स्रोत है गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, बाजरा हो गया, फल हो गया, दूध हो गया, आदि हो गया। इससे कार्बोहाइड्रेट अच्छा से मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इसी के माध्यम से यहाँ पर भी देखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी मिलती है। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल बनाते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान करते हैं कहाँ, यानी क्या क्या बनाते हैं, यानी बाह्य कंकाल बनाते हैं, पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण तथा अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड
कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो सबसे देखते हैं मोनोसेकेराइड। ये स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। क्या? मोनोसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है, C6H12 होता है यहाँ पर, और O6 होता है। यह पके हुए अंगूर में पाया जाता है, यह पके हुए अंगूर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है मोनोसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारा मोनोसेकेराइड्स है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः फ्रुक्टोज पाई जाती है। मीठे फलों एवं शहद में मुख्यतः फ्रुक्टोज पाया जाता है। सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज है, सबसे मीठी शर्करा जो है उसको बोला जाता है फ्रुक्टोज। 2 नंबर में आता है कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरा प्रकार आता है डाइसेकेराइड। क्या आता है? डाइसेकेराइड। तो इसमें कहता है ये स्वाद में मीठे और जल में विलय, यानी जल में घुलनशील होता है। सेम वही कार्य ये भी करेगा। इसमें आता है जैसे सुक्रोज आ गया, लैक्टोज आ गया। सुक्रोज का प्रमुख रूप से गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त होता है। जो सुक्रोज होता है वो गन्ना तथा चुकंदर से प्राप्त होता है। माल्टोज अंकुरित बीजों, माल्टोज अंकुरित बीजों तथा लैक्टोज दूध शर्करा होती है। माल्टोज अंकुरित बीजों तथा लैक्टोज दूध शर्करा होती है। मानव माता के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है। मानव जो होती है उसके माताओं के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है। आगे आता है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो इसमें आता है ये स्वाद रहित, यानी स्वाद नहीं होता है और जल में अविलय होता है। इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है और जल में अविलय यानी अघुलनशील होता है। जैसे लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। इसमें आता है लाइकोजन, स्टार्च एवं सेलुलोज आता है। इसी में आता है ग्लाइकोजन, मानव में ग्लाइकोजन मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है। ग्लाइकोजन मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है, जो मानव के यकृत में संचित रहती है। आगे देखते हैं ग्लाइकोजन यकृत में, स्टार्च आलू और अनाज में पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट देख लिए, अब देखते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन शब्द का नाम किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। कौन? बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त होता है। प्रोटीन अत्यधिक जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त होता है। प्रोटीन के स्रोत हैं सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, पनीर हो गया। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर इसमें भी पूछे तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए आवश्यक होती है। जो प्रोटीन होता है वह शरीर के वृद्धि के लिए और ऊतकों की टूट फूट के लिए आवश्यक होती है, यानी वृद्धि करने में सहायता करेगी और जो भी कोशिकाएं ऊतक टूटी फूटी रहती है उसको मरम्मत करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे आता है इसी में प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरक्रोर, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से मैरेस्मस रोग होता है। कौन रोग? मैरेस्मस रोग होता है। ठीक है, आगे है मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। कार्बोहाइड्रेट से 1% था, लेकिन प्रोटीन से 15% है।
दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन प्रोटीन होता है। जो दूध में पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन। आगे है त्वचा नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है। नाखून त्वचा के निर्माण में सहायक प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। सभी एंजाइम, एंटीबॉडी, एंटीजन्स, आरएच फैक्टर आदि प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम हो गया, एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन्स हो गया, आरएच फैक्टर्स हो गया, ये सभी प्रोटीन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। आगे देखते हैं वसा, फैट जिसको बोला जाता है क्या? फैट। तो इसके बारे में देखते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। जो वसा होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। जल में अघुलनशील परंतु क्लोरोफार्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील होता है फैट, लेकिन क्लोरोफार्म हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। 1 ग्राम वसा में 3.9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर 1 ग्राम वसा लेते हैं तो उससे 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं वसाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए। वसाएं ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने आदि का कार्य करती है। वसाएं ऊर्जा देगी, शरीर के निश्चित तापमान को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। आगे आता है जल। उसी का अगला भाग क्या है? जल। तो जल के बारे में देखते हैं। जल, वाटर। इसमें जल अकार्बनिक पदार्थ है। जल क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जल किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में 65 से 75% तक पाया जाता है। मानव शरीर में 65 से 75% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीना तथा वाष्पन विधि से नियंत्रण में रखता है। ये सारे क्रिया करने के लिए नियंत्रण में कौन रखता है? जल रखता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल के कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न में योगदान देता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन में योगदान देता है। दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आगे आता है विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम लोग देखते हैं। शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? शरीर में रोगों से रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन शब्द फंक ने दिया था या प्रतिपादित किया था। कौन? विटामिन शब्द का प्रतिपादन कौन किया था? फंक ने किया था। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से क्या नहीं मिलती है? ऊर्जा नहीं मिलती है। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित इग्रेस्टिरॉल का विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित इग्रेस्टिरॉल का विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। हमारे शरीर विटामिन विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। हमारा शरीर विटामिन डी, विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। और विटामिन B12 का भी संश्लेषण करता है। किसका करता है? विटामिन B12 का भी संश्लेषण करता है। आगे है इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है।
विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसीलिए विटामिन B12 का नाम होता है कोबाल्टमीन होता है, कोबाल्टमीन। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और ADE के ये जल में अघुलनशील होता है, यानी नहीं घुलता है। विटामिन के रासायनिक नाम एवं रोग। विटामिन के रासायनिक नाम क्या होता है और उसके कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। कौन आता है? विटामिन ए आता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। आगे आता है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन B1 की कमी से होता है कौन सा रोग? तो बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी रोग होता है। विटामिन B12 का विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फौना, त्वचा का फटना। क्या होता है? त्वचा का फटना, इसके कमी से रोग होता है। आगे देखते हैं विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछे तो नियासिन होता है। नियासिन, निकेटिन या निकेटामाइड, इसका तीन गो नाम होता है विटामिन B3 का। नियासिन, निकेटिन या निकेटामाइड होता है। और विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाल सफ़ेद हो जाता है। क्या होता है? बाल सफ़ेद होने लगता है विटामिन B3 के कमी से। और विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम पूछे तो बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। और इससे बीमारी जो होती है तो होती है बालों का गिरना। इसकी कमी से क्या होता है? बाल गिरने लगता है। बालों का गिरना क्या उनसे बीमारी होती है? बायोटीन इसका नाम है विटामिन B7 का, और इसके कमी से बाल गिरता है। यानी पूछे कि बाल सफ़ेद किससे होता है? तो विटामिन B3 से होता है। विटामिन झड़ता किससे है बाल, किसकी कमी से? तो विटामिन B7 के कमी से गिरता है। अगला आता है विटामिन B9। इसका नाम होता है फोलिक एसिड। विटामिन B9 का नाम होता है फोलिक एसिड। और इसकी कमी से होता है कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। आगे आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से रोग होता है एस्कॉर्बी। इस बीमारी में दांतों से खून गिरता है। कहाँ से? दांतों से खून गिरता है, जिसे बोलते हैं हम लोग पायरिया रोग। पायरिया में भी दांत से खून गिरता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक होता है कैल्सीफेरॉल। और इसको कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। आगे आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जनन शक्ति जो होता है उसकी क्षय हो जाती है, यानी जनन शक्ति समाप्त हो जाती है। यानी आपके शरीर से अब कोई संतान पैदा नहीं हो सकता है। आगे आता है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनिन। और इसकी कमी से बीमारी होती है रक्त का थक्का न बनना, यानी रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा, कट जाता है, ब्लड गिरेगा, बंद नहीं होगा। देखिए मेरा दोस्त, यहाँ पर हम लोग पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगर ऐसे ही आप लोगों को वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सुझाव दीजिए कि किस टॉपिक पर हम अपना वीडियो बनाएं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।